बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इमरान ख़ान ने बता दिया है कि मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी कॉल कब देनी है। ये बिल्कुल कि कब मैं आखिरी कॉल देने जा रहा हूँ, आखिरी कॉल इस तारीख़ से आगे नहीं जाएगी, वो इमरान ख़ान ने बता दिया है। अच्छा, और सबसे पहले इस पे बहुत ही डिटेल और भी बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, इस पर मैं मुकम्मल तबसरे के साथ बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कि अल्लाह ताला के करम से और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ताउन से ये ज़ीएन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है और ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने रब्ता करना है, मैसेज करना है या कॉल करनी है। हम आपको बताएंगे वो क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से आप इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। आ जाए जनाब इस स्टोरी पर। इमरान ख़ान साहब उन्होंने तो कहा, नो डाउट, इस पर तो मैं तफसील से बात करता हूँ, लेकिन पहले मैंने एक दो और चीज़ों पे बात करनी है और वो ये है कि बिजली के बिल हम तो चीख रहे हैं ना, बार बार आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। हुकूमत ने फिर कोई 4 रुपये 34 पैसे बिजली फिर महंगी कर दी और ये भी वही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और आपके सितंबर के बिल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान ख़ान साहब तो अपनी जगह पे ना, वो तो ज़ाहिर है उनका सियासी मुखालिफ है, उन्होंने तो हर कोशिश करनी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, मुझे लगता यही है कि इन्होंने कसम खा रखी है कि नून लीग को पाताल तक पहुँचाना है, नून लीग को बिल्कुल ज़मीं बोस करना है, इन्होंने कसम खा रखी है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल आपके साथ अपने लोग इतफ़ाक़ नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब भी इतफ़ाक़ नहीं कर रहे, मरीम नवाज़ साहब भी इतफ़ाक़ नहीं कर रही, इसाक डार जिनको नहीं आने दिया गया वो भी नहीं इतफ़ाक़ कर रहे। ये बड़ा जुल्म है भाई। तो एक एक बिल में, मतलब आप लोग बता रहे हैं 10 यूनिट होते हैं 8000 बिल है, ये क्या तुक बनती है। हमारे अपने बिलों में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, ये क्या, ये कोई जगह टैक्स है। 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आ रहे हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। और अगर ऐसा ही जुल्म करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें। इस तरह से तो कोई अवामी हुकूमत नहीं करती और ना वो होता। सारी चीज़ें अपनी जगह जी, सारी चीज़ें अपनी जगह के वो ये है वो, लेकिन जो अवाम के वोटों से आते होते हैं, मिफ्ता साहब अवाम के वोटों से नहीं आते, ठीक है ना। मिफ्ता साहब एक टेक्नोक्रेट टाइप आदमी हैं, उनका ख्याल है कि जनाब वो उसी तरीके से इमोशनल बातें करके वो करेंगे। जो मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं ना, और जो मैं सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे उनमें 80 to 90% लोग नून लीग के हैं, तो वो जिस तरीके की अपनी जमात की गत बनाते हैं ना, वो मुझे पता है। ये कोई हालत है यार कि आप एक झुग्गी वाले को 8-8 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं, जिसने 8,000 रुपये बेचारे इकट्ठे देखे ही कोई नहीं होते। तो ये क्या आपने तमाशा लगा रखा है कि जिस तरीके से आप तो यूँ समझ लें कि जैसे अवाम को खुदा न खास्ता ज़बह कर रहे हैं। खुदावंद करीम हिदायत दे। अब ये इस तरीके से मैं तो बिल्कुल ही नहीं वो करूँगा, मैं तो बिल्कुल किसी किस्म की रूह रियायत नहीं दूँगा। जो अवाम की चीखें सुनूँगा तो मैं तो चीखूँगा यहाँ अपने वीलाग में, ये याद रखिएगा। दूसरी खबर ये है कि अली अमीन गंदापुर, उन्होंने वो शहद वाली सरकार, गुम्बल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को धमकियाँ लगाई हैं और उनका एक ऑडियो नोट भी आया हुआ है, उनका एक ऑडियो वो जो पैगाम भी, जिसमें उसमें भी वो धमकियां दे रहे हैं। गुम्बल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए भी एप्लीकेशन दी है। उन्होंने ख़ुद एक प्रेस रिलीज़ टाइप भी जारी की है, जिसमें लिखा है कि जी इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, और जो व्हाट्सएप पे जो ट्रांसक्रिप्ट है, उस ट्रांसक्रिप्ट को भी उन्होंने उसका हिस्सा बनाया है अपनी प्रेस रिलीज़ का। और गुम्बल यूनिवर्सिटी अब बंद हो गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धमकियां दी हैं, तो मैंने कहा धमकी अगर दी भी है तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। यही अली अमीन गंडापुर हैं जिन पर अपने ही मिनिस्टर के कत्ल का इल्ज़ाम है। असरारुल्लाह खान गंडापुर, जो कि वज़ीर कानून थे 2013 के इलेक्शन के बाद, जब इनकी हुकूमत आई PTI की खैबर पख्तूनख्वा में,
तो वहाँ वज़ीर कानून थे इसरारुल्लाह खान गंडापुर, अनैतुल्लाह खान गंडापुर मरहूम, जो एक्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उस वक़्त वो NWFP होता था, उसके वज़ीर आला भी थे, उनके बेटे इसरारुल्लाह गंडापुर, उनको जनाब वो जब धमाका करके मारा गया, उसके अपने भाई ने, और नहीं उसके अपने भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे भाई को अली अमीन गंडापुर ने मरवाया है। और अली अमीन गंडापुर उस वक़्त भी उस काबीना का हिस्सा थे, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। इमरान खान साहब जो औरों पे खड़े हो के बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, इमरान खान साहब जो बड़े चीखते हैं, बड़े चिल्लाते हैं, बहुत ही शातिर इंसान हैं, वो औरों पे तो खड़े हो के और बड़ी ग़ुलामी के और यूथियों को खैर से चूना लगाते हैं। उनको किसी ने ये नहीं समझाया भाई एक आपकी काबीना का एक वज़ीर, जो सूबाई काबीना का एक वज़ीर कत्ल हुआ है और दूसरे वज़ीर पर इल्ज़ाम लगा है, क्या आपने उसकी इंक्वायरी कराई? क्या आपने उसको कोई कानून और आइन के दायरे में लाया? अगर एक उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे भाई को इसी ने मारा है, तो क्या आपने उस पर FIR दर्ज करवाई? उसके बाद इससे और सितम ज़रीफ़ी देखिए, इसरारुल्लाह गंडापुर की जगह PTI ने टिकट दिया उनके भाई इकरामुल्लाह गंडापुर को, वो MPA बने और फिर उसके बाद उसको वज़ीर भी बनवाया, उसको भी मारा गया। और अब उसके उसी भाई ने कहा कि इसको भी अली अमीन गंडापुर ने मरवाया है। उनके घर वालों ने इस पर खदशात का इजहार किया, फिर भी इमरान खान के कान पर जो तक नहीं रेंगी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 2 मिनिस्टर जो अपनी पार्टी के मारे गए और इस अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो एक वाइस चांसलर उसका क्या बिगाड़ सकता है? अब गुम्बल यूनिवर्सिटी बंद हो गई है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ये बदमाश आदमी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके वाइस चांसलर के ख़िलाफ़, अब वाइस चांसलर एक डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, हाईली एजुकेटेड होता है, ये बंदा पता नहीं FA फेल होगा, पता नहीं क्या होगा ये बंदा। ये इसके आप वज़ाक़ता देख लें, इसके वहाँ आदात देख लें, जिस तरीके से इसने धमकियाँ दी हैं हर किसी को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान न्यूट्रल्स को धमकियां देता रहा, जानवर कहता रहा फ़ौज को, सिपा सलार को गद्दार कहता रहा, यजीद कहता रहा, मीर जाफ़र कहता रहा, और सब कुछ बहुत कुछ इसी तरीके से वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला, फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। शहबाज गिल ने इसी तरीके से जनाब बाकी फवाद चौधरी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कम अज़ कम आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इस तरीके से बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ। कभी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर भी कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बोला हो, कोई आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बोला हो, DGI-SI के ख़िलाफ़ बोला हो? नहीं बोला ना, बस यही वजह है, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि वो अच्छी तरह से ये शातिर लोग समझते हैं, ये चालाक लोग समझते हैं सिर्फ ये अली अमीन गंडापुर नहीं है। आपने कभी देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान की पैरवी करते हुए फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले हों? कभी आपने देखा? नहीं देखा। कभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शातिर हैं, उनको पता है कि रेड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, बस वो रेड लाइंस आपने अबूर नहीं करनी। आपने इस तरीके से कुछ मुकद्दस गायें हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, बाकी आप वाइस चांसलर को लथाड़ दो या किसी को लथाड़ पथाड़ दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिनका लीडर यहाँ पे खड़े हो के आर्मी चीफ़ को उन्होंने धमकियाँ दी, जजेस को धमकियाँ दी, IG को धमकियाँ दी, DIG को धमकियाँ दी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धमकियाँ दी, सारे सेक्रेटरीज तक को धमकियाँ दी, चीफ सेक्रेटरीज तक को धमकियाँ दी, तो अब आप बताएं उसका किसी ने कुछ बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा। ये पाकिस्तान है भाई, और ये इसी तरह के लोगों का है। ये इस तरीके से अली अमीन गंडापुर का कौन क्या बिगाड़ेगा? अली अमीन गंडापुर को पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, कि इनके ख़िलाफ़ अगर नहीं बोलूँगा तो मैं बाकियों को जो भी कर दूँ। तो उस हवाले से इससे पहले भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में SPs DCs वो उनको भी नहीं खातर में लाता, और उसी तरीके से वो उसने तमाशबीनी पूरे DA खान में की हुई है। उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़। अब की बार भी वाइस चांसलर जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगला वाइस चांसलर अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलेगा वो भी जाएगा।
बिल्कुल जनाब ये पाकिस्तान है, यहाँ उनका लीडर खड़े होकर दना रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आ जाए उस स्टोरी पर कि इमरान खान ने कहा है मैं कॉल देने लगा हूँ, और कॉल उन्होंने कहा है कि मैं सितंबर में देने लगा हूँ, सितंबर से आगे मेरी कॉल नहीं जाएगी। कल उसने, आप सुन लें कामरान खान को, कामरान खान उनको कह रहा है कि जी इसका मतलब तो ये है कि आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ को। वो कह रहे हैं हाँ इसकी प्रोविज़न मौजूद है। मेरे वकला ने भी बात की है मुझसे, और वो भी कह रहे हैं कि कानून और आइन में इसकी इजाज़त है। आज कह रहे हैं कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात नहीं की, बल्कि मैंने तो ये कहा है कि अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है अगले इलेक्शन के बाद करवा दी जाए। तो ये एक्सटेंशन की बात नहीं है तो और क्या है। जब तक सैलाबी पानी उतर नहीं जाता तब तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मौखर कर दी जाए। भाई अगर वो अपॉइंटमेंट मौखर की कर दी जाएगी और ये आर्मी चीफ भी रिटायर होंगे तो फिर कौन होगा? किसी वापडा वाले को बना देंगे आर्मी चीफ, कोई तो बनेगा ना आर्मी चीफ जो जनरल होगा ना। तो फिर अगर उसको नहीं बनाना तो फिर आपने इसी की एक्सटेंशन की बात की है। ये अजीब इंसान है। मैं कहता हूँ इमरान नियाज़ी जब पहले आया तो वो कहा करता था कि जी देखें हालत जंग में भी आर्मी चीफ को बरतानिया और इन लोगों ने एक्सटेंशन नहीं दी, इन मुल्कों ने, तो मैं तो जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं तो एक्सटेंशन नहीं दूंगा। फिर जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो फिर कहने लगे कि जी ये देखें असल में मामला ये है कि हमारे हालात हैं बहुत मुश्किल, और इस मुश्किल हालात में हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला किया। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, जब ये उतर गया तो फिर उसके बाद कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। अब कल कहा कामरान खान के शो में कि फिर कहा कि जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए। इसकी प्रोविज़न निकल सकती है, कोई एतराज़ नहीं है, वकीलों ने मुझे कहा है। आज फिर मुकर गया, कहा कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की तो बात ही नहीं की। आप ये पूरा ये टाइमलाइन देख लें, ये एक ही बंदे के बयानात हैं जिसकी ज़बान इस तरह की हो कि वो एक ही 2-4 सालों में एक ही इशू पर अपने 10 बयानात बदल चुका हो। यूथियों की ज़बान में उसे लीडर कहा जाता है। ये है लीडर जनाब, ये होता है लीडर, ये होता है विजन। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कॉल देनी है। मसला क्या है? कुछ अर्सा पहले वो ये भी कह चुके हैं कि मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या मकसद है और मेरा इससे क्या सरोकार है। आर्मी चीफ जो भी बने हुकूमत का काम है और हुकूमत बनाए, वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है वो बनाए, मेरे से कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब ये किसी ऐसे को ना बना दें कि वो अगर कोई मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनकी करप्शन को नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कोई गद्दार भी आता होता है, आपने उनको गद्दार भी कह दिया। आज कह रहे हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ को हक नहीं होना चाहिए आर्मी चीफ लगाने का। भाई आर्मी चीफ लगाएगा तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वही शहबाज शरीफ जो गवर्नर भी लगा रहा है, वही शहबाज शरीफ जो चीफ सेक्रेटरीज भी लगा रहा है, वही शहबाज शरीफ जिसकी अप्रूवल से आईजीज भी लग रहे हैं, जिसकी अप्रूवल से दिन में 100 फाइलें, उसका प्रेरोगेटिव है। भाई आप होते कौन हो? उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी अपना सवाब दीदी अख्तियार है वज़ीर आज़म का। वो जिसको चाहे आर्मी चीफ लगा दे, वहाँ से वो समरी मूव होगी और उस समरी के मुताबिक उसने फैसला करना है किसको लगाना है आर्मी चीफ। कल के बयान के बारे में बहुत सारे समझदार लोग और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और बहुत सारे बाखबर लोग कह रहे हैं कि कल के इमरान नियाज़ी के बयान को एक बोंगी से ज़्यादा नहीं लिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ एक बोंगी इसको तस्वर किया गया कि ये एक बोंगी है और इसको इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे वो पहले चवलें और बोंगियाँ मारता रहता है तो इस तरीके से उन्हें कहा कि जी इसको इग्नोर कर दें। अब आर्मी चीफ आएगा। अब आप इस स्टेज पे अगर कॉल देते हैं, सितंबर आधा तो गुजर गया, आधा सितंबर बाकी है, तो जब आधा सितंबर गुजर गया और आधा, तो आप इसका मतलब है कि 10-15 रोज़ में कॉल दे रहे हैं और 10-15 अभी तक तो रेस्क्यू जारी है।
रिहेबिलिटेशन और बाकी चीज़ें या उसके पोस्ट फ्लड जो उसके बाद जो कुछ आना है, असरात आने हैं, वो तो बात की बात है। अभी तो बहुत सारी जगहों पर, अब कल भी आपने देखा कि वहाँ दादू में क्या हुआ, आज भी क्या हुआ, पूरा इतना सारा पानी, अभी तो सिंध में पानी आ रहा है, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है बहुत सारी जगहों पे। आप ऐसे हालात में जब कॉल देंगे तो आपकी कॉल पर कितने लोग लबैक कहेंगे वो भी लग पता जाएगा। आप कॉल दे के क्या करेंगे? पंजाब में फॉर द टाइम बीइंग तो आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में मिली जुली हुकूमत है, वहाँ आपको इतना कोई सरोकार नहीं है। सिंध में आपको पता है आप कॉल देंगे भी सही तो क्या होगा, ठीक है ना। और कॉल देंगे तो आपका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मैं चढ़ाई करूँगा इस्लामाबाद में। ये आप कोशिश करके देख लें, आपको उससे भी ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़ेगा जिस तरह आपने सख्ती का सामना 25 को किया था। आप एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? पेशावर बंद करेंगे। अगर इस दौरान ये पंजाब वाली हुकूमत तब्दील हो गई तो आप एहतजाज करेंगे। आपको पिछली दफ़ा अपनी बेइज्जती याद नहीं है कि 200 बंदा ही नहीं निकल सका था लिबर्टी चौक पर, कोई नहीं आया था आपकी कॉल पर, तो फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद क्या कर लेंगे? भाई जलसे बड़े करना एक और बात है, जलसों में अफ़गान मुहाजिरीन को ले आना ये और बात है। ये जल्द ही हम एक वीडियो कर रहे हैं, इसका भांडा फोड़ रहे हैं कि जनाब कि ये जलसों में अफ़गान मुहाजिरीन को भर भर के कौन ले आता है, अफ़गान रिफ्यूजीज़ कैंप से जलसों में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कौन ले आता है, ये एक और बात है। जलसों में पंजाब की हुकूमत अपना जोर लगाती है, गिलगित बल्तिस्तान तक इधर से खैबर पख्तूनख्वा से लेके आना और जलसे कामयाब करा लेना, ये एक और बात होती है। लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ इसमें ले आना वो एक और बात होती है। आपने देख नहीं लिया 25 मई को आपके साथ क्या हशर हुआ है, वही मकबूलियत थी ना। अब तो ग्राफ आपका नीचे गिरने लगा है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, अगर आपका ग्राफ नहीं नीचे गिरने लगा तो किसी भी सहाफ़ी से ज़्यादा, किसी भी तजियाकार से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं ना हवाओं का रुख, वो MPAs होते हैं, वो MNAs होते हैं, वो ये सियासी लोग होते हैं, क्योंकि इनको सुध-बुध ज़्यादा होती है, इनको सूझबूझ ज़्यादा होती है। जो सबसे पहले हवाओं का रुख महसूस करते हैं वो यही पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तेज़ी से आपको पार्लियामेंटेरियंस, आपको इलेक्टेबल्स छोड़ने लग गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने मालूम कर लिया है कि आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ गिर रही है। उन्होंने मालूम कर लिया है कि आपकी घेरा तंग हो रहा है और आपकी बचत नामुमकिन है तकरीबन। ये आपको मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं जनाब कि अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया, अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो इमरान नियाज़ी साहब ने हरकतें की हैं वही हरकतें उसके गले पड़ रही हैं, ये बात नहीं है। आप दें कॉल, सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है? मसला ये है कि उनको सिर्फ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से, भाई आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि जी चोरों को अपॉइंट करने का कोई अख्तियार नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तारीख़ में जिस वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ्स को अपॉइंट किया है वो नवाज शरीफ हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, तो उन्होंने अपॉइंट किया है बहुत सारे आर्मी चीफ को। क्या वो खुदा न खास्ता वो आर्मी चीफ को गद्दार थे, या वो आर्मी चीफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुल्क के लिए कोई गलत काम किया है? तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी ही मेरिट, आपने मेरिट पे उस्मान बुज़दार को लगाया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि उस्मान बुज़दार का कैलिबर क्या है, और वो बंदा जो कहता है कि ये कोरोना काटता कैसे है उसको आपने लगाया, उसने पंजाब को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये है आपका मेरिट, ये है आपका सिलेक्शन का तरीक़ाकार। उधर से आपने महमूद खान को लगाया। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मुबैना करप्शन का बाजार गर्म है, रोज़ कोई न कोई अजब करप्शन की गज़ब कहानी आ रही है। ये आपका मेरिट है। आपने जिस बंदे को लगाया आपका मेरिट गोगी है, पिंकी है। आपका मेरिट ये है कि पूरे के पूरे तोशाखाने के तोहफे बेच के खा जाओ, ये आपका मेरिट है। रोज़ आपकी अपनी हुकूमत में, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि अपनी हुकूमत में कभी दवाइयों का स्कैंडल आ रहा है, कभी गंदम का स्कैंडल आ रहा है, आटे का स्कैंडल आ रहा है, चीनी का स्कैंडल आ रहा है, रिंग रोड का स्कैंडल आ रहा है। पता नहीं स्कैंडल ही स्कैंडल, ये स्कैंडलस किस्म की गवर्नमेंट थी, रिजल्ट एक कभी नहीं निकला। ये वो सूरत हाल है। आप कॉल दे के देख लो। वैसे भी उन्होंने यूथियों को चूना लगाया था, आपको पता है कि जी मैं 6 दिन के बाद फिर आऊँगा। याद है ना 25 मई को? 6 हफ्तों से भी ज़्यादा गुजर गया।
इमरान नियाज़ी ने दोबारा डी चौक का रुख नहीं किया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाशा है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, और आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और जैसे ही होगी इमरान नियाज़ी का पूरे का पूरा जो झूठ का बयानिया है वो धड़ाम से गिरेगा। कल चीख चीख के कामरान खान के शो में कह रहे थे साहब कि जी अमेरिका उनके साथ, भाई ये कोई बात हुई तो कोई तल्लुकात ख़राब हो जाते होते हैं, कोई गलतफहमियाँ पैदा हो जाती होती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके साथ बिल्कुल ही कुट्टी कर लें। वो या बच्चे नहीं कहते, ठीक हो गया ना, कट्टी कर लें या कुट्टी कर लें, उन्होंने कुट्टी कहा है इमरान नियाज़ी ने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी कोई कुट्टी हो गई अमेरिका के साथ, हम तो उनके साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। यूथियों को कह रहे हैं उसी ने मेरी हुकूमत गिरवाई है। भाई तो फिर जिसने गिरवाई है फिर वो तो आपका दुश्मन नंबर 1 होना चाहिए। ये मुनाफकत का आखिरी दर्जा है कि जो आपके मुताबिक जो उसके साथ मिले हैं, आपके बकौल आप कहते हैं ना कि आसिफ जरदारी उसके साथ मिला अमेरिका के साथ, मौलाना फजल रहमान अमेरिका के साथ मिला, जनरल बाजवा अमेरिका के साथ मिला, आपके बकौल ना, ठीक है। ISI हमारी अमेरिका के साथ मिली, आपके बकौल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे अमेरिका के साथ मिले, और साथ मिल के मेरी फ़ौज ने भी साथ मिल के मेरी हुकूमत गिराई, आपके बकौल, ठीक है ना। तो जो साथ मिले उनके साथ आप बैठने को तैयार भी नहीं हैं, उनके साथ आप बात करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जिसने आपके बकौल जिस अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है, जिस डोनाल्ड लू ने वो खत लिखा आपके बकौल, उनके आप पैर पकड़ रहे हैं, उनकी आप गिट्टे गोडे पकड़ रहे हैं, वहाँ आप फर्में हायर कर रहे हैं, वहाँ आप उनके साथ साबिक सफारतकारों के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, मौजूदा सफ़ीर के साथ भी जूम पर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मुआफ़िया मांग रहे हैं, और यूथियों को कह रहे हैं मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। यह मुनाफकत का आखिरी दर्जा है या नहीं है? काल आप देख के ज़रा देख लें, इस काल का हशर मुझे वो 25 मई वाली काल से भी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आप मेरा ये जुमला नोट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।